हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आपको डिस्क्राइब करेंगे द येलो पेपर। गिलमैन जो इसके ऑथर हैं उन्होंने ये लिखा है। तो परकिंस गिलमैन की ये एक स्टोरी है येलो वॉलपेपर। अगर लिटरली पढ़ी जाए ये द वुमेन्स राइटिंग इन 19th एंड 20th सेंचुरी, तो ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है। और इसकी समरी बताऊँ तो वो काफ़ी छोटी हो जाती है, मतलब इसमें थीम ज़्यादा है और इस स्टोरी का जो अंदर से ही इसका जो बन जाता है ना थीम, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, मैं बताना शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जो नरेटर हैं गिलमैन, इनके हस्बैंड है जॉन। ये एक फिजिशियन है, डॉक्टर हैं ये। तो ये अभी अपनी पत्नी का ध्यान रख रहे हैं। उनको गिलमैन को क्या है, एक बीमारी हो गई है, नर्वस ब्रेकडाउन, यानी कि उनको एक डिप्रेशन रहता है दिमाग में हर वक्त। अब इसी बीमारी के चलते हुए वो उनका डॉक्टर जो हैं, उनके जो डॉक्टर यानी उनके हस्बैंड जो हैं, उनको एक और अच्छे डॉक्टर यानी फिजिशियन के पास ले जाते हैं, वियर मिशेल के पास। अब वियर मिशेल इतने सख्त डॉक्टर होते हैं कि वो पेशेंट को अपनी मर्ज़ी से हिलने भी नहीं देते हैं और वो पेशेंट को एक काम भी नहीं करने देते हैं। उनका मानना ये होता है वो हर पेशेंट को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनके बहुत सारे पेशेंट उनकी इसी थ्योरी से ठीक हुए होते हैं। उनकी थ्योरी होती है कि अगर किसी को नर्वस ब्रेकडाउन है या डिप्रेशन है या समथिंग रिलेटेड टू माइंड, जैसे कि उनका, तो इसका मतलब है कि उनका माइंड टेंशन ले लेके थक गया है और उसको अब आराम दिया जाए। और उनको आराम देने का एक ही तरीका है कि उनको बस कुछ ना करने दिया जाए। और चाहे इंसान कितना भी कुछ भी इंटरेस्टिंग वर्क करता हो, लेकिन उसको ना करने दिया जाए। तो वो कुछ टाइम वियर मिशेल के पास जाती हैं इलाज के लिए। तो वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, फिर जैसे तैसे उनको उनके हस्बैंड लेकर आते हैं और वो जो वियर मिशेल होते हैं वो उनको कह देते हैं कि इनकी थोड़ी सी आराम है इनको, तो आप ले जा सकते हैं अगर चाहें तो ये ले आते। पर वो बोलते हैं कि इनको कुछ एनवायरनमेंट ऐसा दीजिए, नर्सरी टाइप का, यानी जहाँ फूल बाग बगीचे हों और थोड़ा इनसे कोई मिलजुल ना पाए, और देखें तो सिर्फ बाग बगीचों को देखें, लोगों को ज़्यादा ना देख पाएँ, कोई काम ना करने दिया जाए इन्हें, बस रेस्ट 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 ही करने दिया जाए। अब जो कहानी होती है वो घूम फिर कर यहाँ आ जाती है कि रेस्ट रेस्ट रेस्ट। डॉक्टर्स का कहना होता है सिर्फ रेस्ट करो, लेकिन गिलमैन ये कहती हैं कि ये रेस्ट नहीं है, ये एक तरीके की ऐसी पाबंदी है जो एक फेमिनिज़्म को, मतलब ये दर्शा रही है कि मेल सुपीरियॉरिटी को दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो वो कहती हैं क्योंकि वो एक फ़ीमेल है इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये दबाव डाला जा रहा है, ये डोमिनेटिंग पावर दिखाई जा रही है एक इलाज के रूप में। तो इसी चीज़ को उन्होंने अपनी इस पोएम में दिखाया है। तो क्या होता है कि जैसे ही वियर मिशेल के पास से इनके हस्बैंड जॉन इन्हें लेकर आते हैं घर, तो ये 3 हफ्ते के लिए कहीं एक रूम लेते हैं किराए पर। अब ये रूम के बारे में मैं आपको डिस्कस करूं तो ये जो सारी कहानी है रूम के ऊपर ही है कि ये वहीं पर इनको और ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो क्या होता है कि जब ये कहानी शुरू होती है तो वो देखती है कि कितना बड़ा रूम है, बहुत बड़ा रूम होता है। और बड़ा ही, जैसे कि वो कहती है कि इतना, मतलब उनके पति ने समर वेकेशन के लिए कितना बड़ा रूम लिया है, जैसे कि अमीरों की जागीर होती हैं, हॉन्टेड हाउस की तरह भी लगता है, ये एकदम खाली खाली पड़ा है। तो वो कहती पता नहीं ये मेरे हस्बैंड ने इतना आलीशान मकान कैसे ले लिया। तो वो उसे लगता है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, आखिर ये मतलब मेरे डिप्रेशन की बीमारी से तो कुछ रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, उनको डिप्रेशन की बीमारी हो गई है तो वो हर चीज़ को ना थोड़ा संदेह से भी देखने लगती हैं, उनको कुछ परेशानी होती है। अब ये नहीं है कि इनके हस्बैंड इन्हें समझते नहीं हैं, थोड़ा समझते हैं, पर ये है कि इनके मन में कुछ मेल सुपीरियॉरिटी को लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती हैं। ये डिप्रेशन भी इनको इसीलिए होता है कि मेल सुपीरियर सोसाइटी जो है औरत को हर चीज़ पे दबाती है। तो अब उनको अपने पति से शिकायत रहती है कि उसका पति उसकी बीमारी और विचारों की तरफ तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। और वो कहती हैं कि वो अपने उसके अनुभव रैशनलिस्टिक मैनर को अपने इमेजिनेटिव और सेंसिटिव तरीके से देखती हैं। अब वो क्या करती हैं, वो उन डॉक्टर का अनुभव होता है, डॉक्टर कहता है कि नहीं ऐसे रहो, बिना काम के रहो, और तुम्हें राइटिंग नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, उसी से तुम्हारा माइंड डिप्रेस हुआ है। लेकिन ये कहती हैं कि ये मेरे इमेजिनेशन को
और मेरी रैशनलिस्टिक और मेरी राइटिंग मैनर को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। अब वो ये कहना चाहती थी अपने पति जॉन से कि राइटिंग्स से वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनके पति जॉन का कहना होता है और वो उनके जो फिजिशियन होते हैं कि इनको कुछ ना करने दिया जाए, स्पेशली इनको राइटिंग ना करने दी जाए, शायद उन्हीं की वजह से इनको ये नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अब उन्हें तो ये लगता था कि एक्टिविटी, फ्रीडम और उसके इंटरेस्ट का काम उसकी हालत को सुधार सकता है, लेकिन इसके अपोजिट डॉक्टर्स को कुछ और लगता था। तो अब वो क्या करती है, वो उन्हें अब घर ना लग के थोड़ा जेल सा लगने लगता है। तो वो इस घर को पॉजिटिव डिस्क्राइब करना शुरू करती हैं, पर धीरे धीरे वो इसमें अपनी फीलिंग्स को डाल देती हैं, अपनी जो मतलब उनके अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो उसको डाल देती हैं। जैसे वो बेडरूम की दीवारों के बारे में, खिड़की की बार्स के बारे में बताती हैं। वो सबसे ज़्यादा बेडरूम की येलो वॉलपेपर को डिस्टर्बिंग बताती है। वो कहती हैं कि ये येलो वॉलपेपर उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है जिस रूम में वो रहती हैं। वो कहती हैं कि इसमें ना एक बिना मतलब अजीब सा, बिना पैटर्न वाला और कुछ रिवॉल्टिंग दिखता है मुझे। तो अब वो यही बात अपने पति जॉन से कहती हैं, लेकिन जॉन उनको कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है और ये तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से हैं, तुम आराम करो। मतलब वो कुछ भी करती हैं तो उनको आराम करने के लिए कह दिया जाता है, और वो कई बार गुस्से में भी आ जाती हैं। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, अगर तुमने मुझसे बिल्कुल भी लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वापस वियर मिशेल के पास, जो डॉक्टर है मिशेल, उनके पास छोड़ाऊँगा। तो अब इनको डर लग जाता है वियर मिशेल के नाम से, क्योंकि वो तो इतनी स्ट्रिक्टली मतलब डील करते थे अपने पेशेंट्स को कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो वो बेचारी चुप होकर बैठ जाती हैं, लेकिन वो अपने पति को यही समझाना चाहती थी कि अगर उनको उनकी पसंद का काम कर लेने दिया जाए तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। अब उनको अपने पति से एक शिकायत ये भी है कि वो एक पैट्रोनाइजिंग तरीके से और कंट्रोलिंग बिहेवियर की तरह उनको समझा रहे हैं, यानी कि जैसे कि फादर समझाते हैं और कंट्रोल रखते हैं। तो बोलती वो हस्बैंड और एक लवर की तरह नहीं देख रहा है मुझे, और वो अब मुझे बिल्कुल फादर की तरह कर रहा है। और वो कहती है कि अब इस जॉन को मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है कि हाँ मुझे उसको मेरी फ़िक्र है। वो ये भी कहती है कि उसे बाहर चलते हुए लोगों की पिक्चर बनाना पसंद है, पर जॉन उसकी इस फैंटेसीज़ को भी मना कर देता है। वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है कि जब वो अंधेरे में, डर में, अंधेरे कमरे में जाती थी तब भी अपने आप को उस अंधेरे को सहने के लायक बना लेती थी। मतलब वो अपने डर को खुद ही ओवरकम कर लेती थी। तो वो कहती है कि इस बीमारी को भी मैं खुद ही ओवरकम करूँगी। वो बेडरूम को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करती हैं जैसे कि ये छोटे बच्चों की नर्सरी होनी चाहिए थी। वो बताती हैं कि फटा पेपर दीवार पे भद्दा लग रहा है, फर्श पे स्क्रैचेस पड़े हैं, फर्नीचर इतना हैवी है कि एक ही जगह पर फिक्स हुआ पड़ा है। वो येलो पेपर के पीछे एक अजीब सा पैटर्न भी बताती हैं। वो हेर फेर करना है, जो ये पूरी स्टोरी यही है कि वो शुरू कहीं से भी करती हैं, किसी भी पॉजिटिव तरीके से शुरू करती है, पर येलो वॉलपेपर के पास ले आते हैं। एक्चुअली वो येलो पेपर उनको बहुत इरिटेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जेनी, जो कि जॉन की बहन है। और जैसे कि गिलमैन बीमार हैं तो वो उनके बच्चों की देखभाल के लिए आती हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर और है, नैनी, तो वो मतलब उनकी आया है उनकी लड़की की, लेकिन जेनी घर की केयर टेकर है। वो उनको, जॉन को भी देखती हैं, अपनी भाभी को भी देखती हैं, और उनका मेन काम जो था वो ये था कि पूरे दिन जो भी वो करती है गिलमैन, वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने वो जॉन को देती रहती थी। उनका मेन काम यही था। तो अब वो क्या करती हैं कि गिलमैन को ये भी डर हो जाता है कि अगर वो थोड़ा सा भी जेनी से लड़ी या गुस्सा हुई तो वो जॉन को बोल देगी और वो उन्हें वियर मिशेल के पास छोड़ आएगा। तो इसलिए उनको उनकी भी बात माननी पड़ती है। अब वो ये कहती हैं कि ये वॉलपेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कोशिश करती हैं कि जिस तरह वो बचपन में अपने डर से बाहर आई थी, आज वो फिर से अपने डर से बाहर आएगी, अपनी इस बीमारी से बाहर आएगी खुद। वो कहती हैं कि जो ये पैटर्न है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक रेंगती हुई वूमेन इसमें चल रही है और वो औरत इसी पिंजरे के अंदर कैद है। वॉलपेपर ने नरेटर की इमेजिनेशन को डोमिनेट कर लिया था। वो अपनी इस इमेजिनेशन को सीक्रेट रखती है। वो बताना तो चाहती है कि मैं बताऊं, पर उसे लगता है कि अगर मैंने उसको किसी को बता दिया तो बस मुझे पागल समझ के फिर से डॉक्टर के पास छोड़ाएंगे और वहाँ पर बहुत ऊपर। तो वो तरह तरह की बातें करती है। वो बोलती है कि ये वॉलपेपर है ना, गंदा लगता है, इस पर हाथ लगाती है तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, देखो धब्बे लग जाते हैं।
अब कई बार ऐसे कहती है तो गिलमैन उसकी इस बात पर हंसता है। तो वो कई बार मतलब इनडायरेक्टली वे में भी ये कहती हैं वो कि इस वॉलपेपर को हटा दो। तो उनका पति जॉन ये कहता है कि अगर मैं आज वॉलपेपर हटाऊंगा तो तुम कल बोलोगी फर्नीचर हटाओ। और सेम थिंग्स वर देयर, उन्हें प्रॉब्लम थी फर्नीचर से भी। और कई बार वो ये कहती हैं कि ये खिड़की मुझे ऐसी नहीं लगती, कि एक रोमांटिक तरीके से बनी होनी चाहिए थी ये खिड़की, इसमें गुलाब के फूल महक रहे होते, रोमांटिक लगते। पर वो उस खिड़की को बोलती हैं कि देखो खिड़की के पीछे सीधे पेड़ पौधे उगा दिए और ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं होती है जेल की जो सलाखें होती हैं उसके बाहर पेड़ पौधे उग रहे होते हैं। बोलती है मेरे को ऐसे रूम में बंद कर दिया है। और उनको एक रूम में रखा जाता था, उनको वहाँ पर माली का भी एक रूम साफ उनकी खिड़की से दिखता था, एक रूम जो केयर टेकर होते हैं घर में सफाई वगैरह करने वाले उनका रूम भी दिखता था। वो बोलती थी कि उनके रूम छोटे छोटे से हैं, सब कुछ ऐसा लगता है ऐसे कैदियों के जेल में किया जाता है कैदियों के साथ, मुझे ऐसे ही यहाँ पर रखा जा रहा है। अब नरेटर ये कहती हैं कि वो औरत जो रात में उनको उसमें दिखती है वॉलपेपर में, तो रात में उनको अलग तरीके से दिखती है, दिन में अलग तरीके से। वो कहती हैं कि रात में वो बार्स को हिलाती है और दिन में उसके अंदर रेंगती रहती है। नरेटर कहती है कि उसकी जो मन की स्थिति अभी वैसी ही है, यानी कि वो भी ऐसी ही है जैसे कि वॉलपेपर के अंदर वुमेन है, तो वो भी। अब उसे लगता है कि जॉन और जेनी उसकी इस हालत के बारे में जानते हैं। अब उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोचती हैं कि हो सकता है मेरा हस्बैंड और इसकी सिस्टर समझती है ये सब बातें, पर ये जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। कहीं मतलब उनको संदेह होता रहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे को कुछ और करना चाहते हों या मतलब कुछ और हो। तो अब वो तय कर लेती है कि अब वो इस वॉलपेपर को फाड़ कर ही रहेगी, अगर दिन में नहीं फाड़ेगी तो रात में फाड़ेगी। उसके लिए सब लोग संदेह के घेरे में आ गए हैं, वो सब पे शक करने लगती हैं। सबसे ज़्यादा जो उसे बुरी बात लगती थी वो ये थी कि जॉन हमेशा उसे मिशेल के धमकी ले देता है। वो कभी भी कहती थे वो अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहती हैं, तो एक बार जॉन उसको बहुत ही बुरी तरीके से डांट के कहता है कि अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारी फैमिली आई थी, रोज़ रोज़ मिलने नहीं होगा। तो फिर वो बोलती है कुछ दिन बाद तो फिर मैं अपने एक कज़न से मिलने जाऊँगी, अपनी एक कज़न सिस्टर से मिलने जाऊँगी, तो उसके लिए भी वो उसको मना कर देता है। तो अब गिलमैन को लगने लगता है कि जॉन उसकी क्रिएटिविटी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और उसे बेसहारा हाउसवाइफ बनाकर रखता है। उसे अपनी राइटिंग्स क्रिएटिविटी को 18th और 19th सेंचुरी की वुमेन की तरह छुपा के रखना पड़ता है। नरेटर को एक तरह से उसके घर में बंद करके रखा जाता है। वो अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रही थी, ना ही वो घर के स्ट्रक्चर और सराउंडिंग को अपने अनुकूल कर पा रही थी। उसे तालाबंद जगह में रख दिया जाता है। माली और अदर पीपल्स के छोटे छोटे कमरे होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये गार्डन कम और जंगल ज़्यादा लगता है। और वो बोलती हैं कि ये पूरा घर एक बॉक्स के बॉर्डर की तरह बना हुआ है, सब कुछ सेपरेटेड है जैसे कि कैदी वाले जेल में होता है। उसे लगता है पूरा घर जो है मेल के कंफर्टेबल जोन के अनुसार बनाया गया है। वो कहती हैं कि ये जो घर भी जिसने बनाया है ना वो भी मेल्स के आराम को देखकर बनाया गया है। इससे अब वो बोलती हैं आखिर बनाया भी तो मस्कुलिन एग्रेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को देखकर ही है, यानी कि देखने में ये घर उसका लग रहा है जैसे कि किसी को अपने पेरेंट्स से बच्चे को मिलता है। तो बोलती है कि ये पूरा घर ही उसको दिखाता है, मेल सुपीरियोरिटी को दिखाता है। वो कहती है कि कहीं पे भी फेमिनिन टाइप का नहीं है रूम, विंडो के पास गुलाब के फूल होने चाहिए, कुछ प्रेटी फ्लावर्स बके होने चाहिए, पर उसकी जगह तो यहाँ पर कुछ और ही लटकी हुई है। वो बोलती है यहाँ पर घंटी लटकी होनी चाहिए। तो वो अब कहती हैं कि काश मैं ये सब जॉन को बता सकती, और वो एक बार बताने की कोशिश भी करती हैं। तो जॉन उनकी बातों को ही कह देता है कि अब तुम्हें सब कुछ बुरा लगेगा तो मैं सब कुछ तो बदल नहीं सकता हूँ। तो वो ये कहती हैं कि चलो तो फिर हम घर चलते हैं। तो गिलमैन से कहता है, तो अब जॉन ये कहता है कि हमने इसे 3 हफ्ते का किराया मैं दे चुका हूँ और हमारे घर पे घर बन रहा है, थोड़ा उसकी मरम्मत हो रही है, तो हम अभी घर नहीं जा सकते हैं, तुम्हें यहीं आराम करना है, और अगर तुमने मुझे ज़्यादा फोर्स किया तो मैं तुम्हें फिर से वहीं डॉक्टर के पास छोड़ाऊँगा। उनको बहुत गुस्सा आता है। अब वो एक बार क्या करती हैं कि कमरे में घूमती रहती हैं इधर उधर और अपने आप को खुद ही बंद कर लेती हैं रूम में और चाबी बाहर फेंक देती हैं। और अब क्या करती हैं, वो आधे से ज़्यादा वॉलपेपर फाड़ देती हैं और वो इसको 2 पार्ट में फाड़ती हैं। उनको ऐसा लगता है कि
कि पहला पार्ट जो उन्होंने फाड़ा है तो उनके अंदर जो स्ट्रगल हो रहा था उसने उनको वो दिखाती है कि देखो मेरे अंदर कितना गुस्सा था, अब मेरा मन शांत हो गया है, क्योंकि जो औरत इसके अंदर थी वो मुझे शेडो कर रही थी, यानी कि मेरी छाया लग रही थी मुझे वो। और दूसरा उनको ऐसा लगता है कि आज़ादी के तौर पर कि उसको फाड़ कर उन्होंने उस औरत को आज़ादी दिला दी है। जब उनका हस्बैंड आता है तो वो कमरे में रेंग रही होती हैं, तो वो चाबी ढूंढने लग जाते हैं। वो बोलती वो उसको खुद बता देते हैं कि देखो वो रही चाबी, अगर मैं चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन देखो मैं नहीं भागी। मुझे जो पूरा डिप्रेशन था वो इस येलो वॉलपेपर की वजह से ही था। अब इस औरत मैं इसमें एक पैटर्न इमेजिनेशन करती थी कि एक औरत है, उसको बार्स के पीछे रखा हुआ है, वो इससे निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। आज मैंने उस औरत को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया है, तो आज मुझे लगता है कि वो वॉलपेपर के अंदर कोई औरत कोई और नहीं थी बल्कि मैं ही थी। तो अब वो ठीक होने के साइन दिखाने लग जाती हैं। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, उनको घर ले जाया जाता है। फिर इसके बाद वो क्या करती हैं, डॉक्टर जो वियर थे उनको एक लेटर लिखती हैं और उनको बताती हैं कि जो उनका पेशेंट को ठीक करने का तरीका है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पेशेंट्स को उनकी इच्छा का काम ना करने दिया जाए, इससे तो और ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ता है, बल्कि सबको अपनी मर्ज़ी का काम करने दिया जाए, अपने इंटरेस्ट का काम करने दिया जाए, तो इससे पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। वो डॉक्टर को लिखती तो हैं पर डॉक्टर उनको कोई रिप्लाई नहीं भेजते हैं। हाँ, पर डॉक्टर अब पेशेंट को इसी तरीके से ट्रीट करना भी शुरू कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि हर पेशेंट की एक बेकार हालत होती है, मतलब डिफरेंट हालत होती है, और वो डिफरेंट तरीके से ही ठीक होते हैं। एक मेथड सब पे नहीं होता है। तो इस स्टोरी में जो होता है कि उनको जो नर्वस डिप्रेशन होता है वो ज़्यादातर मेल डोमिनेंस की वजह से होता है। वो ये कहती हैं कि एक औरत को इतना ज़्यादा डिप्रेस किया जाता है, इतना ज़्यादा मतलब उसको मेंटली बातें उसको बोली जाती हैं कि वो डिप्रेशन तक में चली जाती है। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको ये येलो पेपर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम आते हैं वैसे। थैंक यू।